हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। माय नेम इज उमा हरिद्वाल और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं या कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम का आगे का पार्ट। अभी तक हमने नेशनल इनकम के दो आंसर्स कंप्लीट किए हैं। एक हमने फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम खत्म किया था और दूसरा हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म किया है। ये दोनों आंसर में से जो फीचर्स वाला आंसर है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस पर आप लोग ज्यादा फोकस करना। ठीक है। अब आज का जो कॉन्सेप्ट हम करने वाले हैं वो है पहले तो कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। जो मैं कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ वो कॉन्सेप्ट आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन में पक्का एक आता है। ठीक है, या तो जीडीपी जीएनपी आ जाता है या एनडीपी एनएनपी आ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको डिस्टिंग्विश बिटवीन या आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट में आता है। क्वेश्चन आंसर्स में ये नहीं आते। ये जो आपको मैं अभी सिखाने, आज मैं आपको दो कॉन्सेप्ट सिखाने वाली हूँ। एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम और दूसरे मेथड्स, कि नेशनल इनकम को मेजर करने के क्या मेथड्स है। तो उसमें से वन ऑफ द मेथड आज हम कवर करेंगे। ठीक है, ओके। सो आज पहले हम स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट्स आपको किसके लिए पढ़ना है? डिस्टिंग्विश एंड आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट के लिए ये कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट बुक आ गया और यहाँ पे आपके है डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसको आपको एज अ आंसर नहीं पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट को समझो और इसको फिर डिस्टिंग्विश में आपके एग्जाम में ये आ सकता है। ठीक है, अब क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है यहाँ पे? एक है जीडीपी, ठीक है, दूसरा है एनडीपी। चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं बच्चों, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी, एनएनपी। मैं यहाँ पे लिख के बता देती हूँ आप लोगों को। ठीक है, चार कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है जीडीपी, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। ओके, जीडीपी का जो फुल फॉर्म है वो है वेरी गुड, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी गुड संजना। ओके, तो अब जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी का मतलब होता है विद इन एन इकोनॉमी, कंट्री के अंदर टोटल जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसका जो भी मनी वैल्यू होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं। ठीक है, कंट्री के अंदर मतलब इंडिया के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का, गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन वो इंडिया के अंदर। लेट्स से फॉर एग्जांपल मीशो ऐप। ठीक है, मीशो क्या कर रहा है? सर्विस प्रोवाइड कर रहा है और वो मीशो स्टार्ट किधर हुआ? इंडिया में। ठीक है, वहीं पे अमेजॉन, अमेजॉन इंडिया का नहीं है, अमेजॉन स्टार्ट किधर हुआ? यूएस में। ठीक है, और गुड्स का मतलब क्या हुआ? कि जिसमें अपने कंट्री के अंदर गुड्स बनना चाहिए, है ना। तो अब अगर अपने कंट्री में वो गुड्स बन रहे, जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं कंपनी बोल देती हूँ, जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर की कंपनी है जो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, हेयर ऑयल, हेयर शैम्पू, सोप, है ना। ये सब चीजें अपने कंट्री के अंदर बन रही है। तो जब अपने कंट्री के अंदर, जिसको हम बोलते हैं विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो जब विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी कोई भी गुड्स या सर्विसेज बनाया जाता है, उसकी शुरुआत होती है। ठीक है, और उसका जो भी मार्केट वैल्यू होता है, लेट से फॉर एग्जांपल कंट्री में टोटल मिला के जितने भी हेयर ऑयल बन रहे हैं और बिक रहे हैं, तो उसका जो भी मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू को हम टोटल करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारा देश का क्या है? जीडीपी। ठीक है, तो देश का जीडीपी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कंट्री का अपना जीडीपी होता है और वो कैसे डिपेंड करता है? वो अपने प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है कि हम एक साल में कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं। जितना ज्यादा आप कंट्री में प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा देश की जीडीपी क्या होती है? बढ़ती है। ठीक है, क्योंकि कंट्री के अंदर चीजें बन रही है और जब कंट्री के अंदर चीजें बनेगी तो हम उसको फिर क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे, दूसरे कंट्री में भी बेचेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब जैसे कि कोविड के टाइम पे जो वैक्सीन बने थे अपने कंट्री में बना था, ठीक है, तो वो देश की जीडीपी में काउंट होगा और उससे जो भी पैसे कमाए थे, वेलफेयर प्रोवाइड किया गया था, है ना,
तो जीडीपी का एक फॉर्मूला भी है, ठीक है। जीडीपी का क्या है बच्चों, एक फॉर्मूला भी है। फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ठीक है। सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, इनका मतलब क्या होता है, ये मैं आपको मेथड्स जब कराऊंगी ना नेशनल इनकम का, तब आपको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। यस, हम आपको क्वेश्चन पेपर देंगे जिसमें आप सॉल्व कर सकते हो, वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप वैसे तो जो सैंपल पेपर्स होते हैं ना पिछले साल के, वो आप सॉल्व कर सकते हो, तो आपको वो सैंपल पेपर्स भी आप सॉल्व करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली पूरा इकोनॉमिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। ये है क्या, ये मैं आपको जब मेथड्स का लेक्चर लूंगी तब मैं आपको बताऊंगी कि ये सी प्लस आई प्लस जी ये सब होता क्या है, ठीक है। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना आपको याद रखना है कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जितना भी हम गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और उसका जो मार्केट वैल्यू होता है उसको हम जीडीपी बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ गया होगा। अब जीडीपी से अगर हम एनडीपी में आना चाहते हैं, नाउ व्हाट इज एनडीपी, एनडीपी का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। व्हाट इज एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो एनडीपी ढूंढना बहुत ही इजी है, मैंने आपको फीचर्स में बता दिया था कि ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। मतलब जो भी आपको जीडीपी मिलेगा ना, जो भी आपको जीडीपी मिलेगा उसमें से बस आपको क्या करना है, मतलब लेट से आपको एनडीपी फाइंड करना है, ठीक है। तो जो भी अपने को जीडीपी मिला, जीडीपी में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देने का, तो अपने को मिल जाता है एनडीपी, बस यही करना है। यस, परफेक्ट आदित्य, जीडीपी लेस डेप्रिसिएशन इज योर एनडीपी, परफेक्ट, ठीक है। तो ये तो हमारा डोमेस्टिक हो गया। डीपी का मतलब क्या होता है बच्चों, डोमेस्टिक, कि विद इन द टेरिटरी हम कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। सी का मतलब होता है कंजम्पशन, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट, और एक्स माइनस एम मैंने आपको बताया था, एक्स इज योर एक्सपोर्ट एंड एम इज इम्पोर्ट, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। ये हमारा जीडीपी हो गया, लाइक विद इन द टेरिटरी हो गया। अब मुझे अगर टेरिटरी के बाहर जाना है, मतलब मुझे ये भी देखना है कि अपने कंट्री के साथ साथ हम दूसरे कंट्री से भी कितना पैसा कमा रहे हैं, तो तब जाके हमारा आता है जीएनपी। जीएनपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि जिसमें जीडीपी तो आएगा, है ना, कंट्री के अंदर से आप कितना कमा रहे हो वो तो आएगा, प्लस आप दूसरे कंट्री से भी कितना पैसा कमा रहे हो या आप दूसरे कंट्री में कितना पैसा दे रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हॉलीवुड में जाके मूवीज करते हैं, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये है कि वो लोग वहां पे शिफ्ट हो गए या रहने लग गए, नहीं, वो लोग वहां पे जाके सिर्फ काम कर रहे हैं। फिर वो जो भी पैसा वो लोग कमाएंगे वो वापस कहाँ पे आने वाला है, इंडिया में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिसीट्स, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये दे सकती हूँ कि अपने कंट्री के लोग जब फॉरेन कंट्री में जाके जॉब करते हैं, ओके, तो वहां से जो भी वो लोग पैसा कमाते हैं तो वो इंडिया में आता है, बिकॉज वो लोग वहां पे सेटल नहीं हुए, वो लोग सिर्फ वहां पे जॉब कर रहे हैं, तो पैसा वापस से किस में काउंट होगा, इंडियन इनकम में काउंट होगा। सो दैट इज योर नेशनल, ठीक है। सो इसमें जीडीपी में हम क्या करते हैं, आर माइनस पी करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, आर माइनस पी। अब ये आर क्या होता है और पी क्या होता है। आर का मतलब होता है बच्चों रिसीट्स, आर इज रिसीट्स कि दूसरे कंट्री से कितना पैसा आया, रिसीट्स फ्रॉम एब्रॉड, एब्रॉड से हम कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और पी का मतलब होता है पेमेंट, कितना पैसा हम अब्रॉड पे कर रहे हैं। बहुत सारे जब इंडिया में कॉन्सर्ट होते हैं, फॉरेनर आते हैं इंडिया में, ठीक है, अपना फॉरेन सिंगर्स होते हैं, वो लोग आके कॉन्सर्ट करते हैं, तो हमारे कंट्री के लोग उनको पे करते हैं ना, कॉन्सर्ट के टिकट्स खरीदे जाते, पेमेंट किया जाता है। तो जब हम दूसरे कंट्री को कुछ पे कर रहे हैं, है ना, वो लोग ने अपने को कुछ सर्विस प्रोवाइड किया या गुड्स दिया और हम उसको पे कर रहे हैं, सो दैट इज पेमेंट। तो ये दोनों का डिफरेंस, आर माइनस पी को एक वर्ड दिया गया है इकोनॉमिक्स में, आर माइनस पी को हम बोलते हैं बच्चों
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये मैंने आपको फीचर्स में ऑलरेडी कराया था। आर माइनस पी का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, तो ये आपका हो गया जीएनपी। जीएनपी कैसे मिलेगा? जीडीपी में आर माइनस पी को आपको क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है, ये सब इनके फॉर्मूलाज है। ओके, अगर आपको समझ रहा है अभी तक तो एक थम्स अप कि यस मैम पूरा समझ गया है जो भी हमने अभी तक सीखा है। ठीक है, ओके, अब हम अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो है हमारा एनएनपी। ठीक है, अब एनएनपी कैसे मिलेगा बच्चों? सिंपल है, पहले तो एनएनपी का फुल फॉर्म क्या है? नेट नेशनल प्रोडक्ट, ये एनएनपी का फुल फॉर्म है। एनएनपी क्या होता है बच्चों? नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो चलो वापस से ग्रॉस से नेट पे आना है, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम क्या करेंगे? यस, डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। तो इसमें भी क्या होगा? एनएनपी में आने के लिए क्या करोगे? जो भी आपको जीएनपी का आंसर आया है तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन क्या कर दो? माइनस कर दो। ओके, ये चीज आपको याद रखना है। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए आपको सिर्फ डेप्रिसिएशन माइनस करना है। देखो, CIG का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है कंजम्पशन। इसका पूरा डिटेल मैं आपको जब मेथड्स कराऊंगी ना तब बताऊंगी। I का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट और G का मतलब होता है गवर्नमेंट जो खर्चा करता है, और X माइनस M तो मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, तो ये होते हैं डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, इसमें से आपको कोई एक डिस्टिंग्विश में पूछा जा सकता है, या तो जीडीपी जीएनपी का डिस्टिंग्विश आ सकता है, या तो एनडीपी एनएनपी का डिस्टिंग्विश आ सकता है, या तो जीडीपी एनडीपी का डिस्टिंग्विश आ सकता है। मतलब ये चार में से कोई भी दो का एक डिस्टिंग्विश बना के एग्जाम में पूछ सकता है। ओके, आई होप आपको ये पूरा आंसर समझा होगा। दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। आपको इसमें ये चार कॉन्सेप्ट पढ़ना है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी। ओके, अगर समझ गया है तो एक थम्स अप विद स्माइल। ठीक है, और अगर नहीं समझा है तो आप मुझे पूछ सकते हो। डिस्टिंग्विश बेटा, आप अपने आपके पास अगर 21 सेट है या डाइजेस्ट है या फिर एक स्मार्ट नोट्स आता है उसमें से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, ये 2-3 आपके नोट्स है, इकोनॉमिक्स के होते हैं, वो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसमें से ये सब डिस्टिंग्विश बिटवीन पढ़ सकते हो। डिस्टिंग्विश पॉइंट, डिफरेंट पॉइंट क्या लिखे? ओके, डिफरेंट पॉइंट आप इसका क्या लिख सकते हो मैं वो भी बता देती हूँ। फर्स्ट पॉइंट आपका मीनिंग होना चाहिए। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होना चाहिए बच्चों? मीनिंग। मतलब अगर समझो आपको डिस्टिंग्विश आया है जीडीपी और एनडीपी का, तो पहला पॉइंट आप क्या लिखोगे? पहला पॉइंट आप मीनिंग लिखोगे कि जीडीपी क्या होता है और एनडीपी क्या होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट में आप इनका फॉर्मूला लिख सकते हो कि जीडीपी का फॉर्मूला क्या होता है और एनडीपी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट अगर आपको लिखना है तो वैसे तो 2 पॉइंट लिखोगे, दैट इज इनफ। थर्ड पॉइंट में आप इनका फुल फॉर्म लिख सकते हो या कोई एग्जाम्पल लिख सकते हो। बस डन, आपको इतना ही करना है। आंसर में तो नहीं आएगा, आएगा भी तो देखो 4 मार्क्स के लिए ही पूछेंगे, वैसे तो आंसर में ये क्वेश्चन नहीं आता है। आंसर में ये चैप्टर में से देखो या तो फीचर्स आता है या तो मेथड्स आते हैं। मेथड्स वाला वो मैं अभी आपको करवाने वाली हूँ। मेथड्स के अलावा एक और डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन आता है, मतलब ब्रीफ आंसर्स में आपको 3 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो फीचर्स, या तो मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम, या तो आपके वो डिफिकल्टीज ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये जो मैंने आपको कराया है ये आपके डिस्टिंग्विश, आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव्स, इन सब में ये सब के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है अपने को। ओके, ठीक है, समझ में आया सबको? यस, मैक्सिमम पॉइंट्स डिस्टिंग्विश में आपको 3 लिखना है, 3 से ज्यादा नहीं लिखना है। आप डिस्टिंग्विश लिखेंगे आपको 3 लिखना है। 4 मार्क का ब्रीफ आया तो आपको 5 पॉइंट्स लिखना है। डिस्टिंग्विश का पहला पॉइंट आपका मीनिंग ही होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट आपका डिस्टिंग्विश का क्या होगा? मीनिंग। मीनिंग अगर स्टार्ट नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा।
मीनिंग से स्टार्ट करोगे तो आपको पूरा 2 मार्क मिल सकता है डिस्टिंग्विश का। ओके, तो आई होप यहाँ पे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो। सो आई होप अभी सब कुछ क्लियर हो गया रहेगा, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए रहेंगे और मेरी आवाज भी आपको क्लियर आ रही होगी। ठीक है, अब हम अपने आगे कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है मेथड्स, है ना। नेशनल इनकम मेजर कैसे किया जाता है। अभी तक हमने ये तो सीख लिया कि व्हाट इज नेशनल इनकम, है ना, कि नेशनल इनकम ये होता है, नेशनल इनकम ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं। अब हम सीखेंगे उसको मेथड क्या होता है ना, हम कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट, देश की इनकम कैलकुलेट करनी है तो आखिर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, है ना। तो आपको 3 मेथड से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। कितने मेथड से बच्चों? 3 मेथड से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये 3 मेथड्स है, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। अब ये तीनों मेथड आपको एक साथ में नहीं आएगा एग्जाम में। अगर 8 मार्क में पूछा तो कोई 2 मेथड पूछेंगे, इसमें से 4 मार्क के लिए आया तो कोई एक ही मेथड आएगा, है ना। सो याद रखना, तीनों मेथड एक साथ में नहीं आएगा, नहीं तो आपका आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। कोई 2 मेथड नॉर्मली एग्जाम में 8 मार्क के लिए पूछते हैं, और अगर 8 मार्क में नहीं आया तो 4 मार्क में कोई एक मेथड पूछ लेंगे। ठीक है, नॉर्मली एक्सपेंडिचर मेथड पूछा जाता है, लेकिन आप तीनों ही पढ़ना। ठीक है, तीनों आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं अपना पहला मेथड। नॉर्मली आई थिंक सो आपके 2 मेथड आज हो जाएंगे। ठीक है, सो पहले मेथड पे आते हैं। अपना जो पहला मेथड है ना, उसको हम बोलते हैं आउटपुट मेथड। व्हाट इज आउटपुट? यस, आउटपुट का मतलब क्या होता है? आउटपुट का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। आउटपुट का मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज जो बनके तैयार है। आउटपुट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज जो बनके तैयार है। तो हम आउटपुट मेथड में क्या करते हैं ना, आउटपुट मेथड में हम अपनी देखो जो इकोनॉमी है, अपनी जो कंट्री है, वो 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। एक है एग्रीकल्चर का सेक्टर, एक है इंडस्ट्री का सेक्टर, और एक है सर्विस सेक्टर। ठीक है, ये 3 सेक्टर में डिवाइडेड है। तो ये तीनों सेक्टर में जो भी आउटपुट बनता है और फिर जब हम लोग उसको मार्केट में बेचते हैं, उसकी जो भी वैल्यू होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग इसमें कैलकुलेट करते हैं। आउटपुट मेथड में हम मेजरली प्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। वापस बोल रही हूँ, आउटपुट मेथड में हम नॉर्मली क्या देखते हैं? प्रोडक्शन, है ना, कि देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसका जो भी मार्केट वैल्यू होगा वो मार्केट वैल्यू नेशनल इनकम में क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा। आउटपुट मेथड में हम इनकम या खर्चा नहीं देख रहे, हम देखते हैं प्रोडक्शन, कितना प्रोडक्ट बन रहा है, और फिर उसके मार्केट जो वैल्यू रहेगा वो हम नेशनल इनकम में काउंट करते हैं। ओके, आई होप आपको यहां तक समझा होगा। अब इस मेथड के 2 नाम है, ये आपको ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है। आउटपुट मेथड को हम प्रोडक्ट मेथड भी बोलते हैं एंड इन्वेंट्री मेथड भी बोलते हैं। प्रोडक्ट मेथड भी बोलेंगे एंड इन्वेंट्री मेथड भी बोलेंगे। ओके, अब ये मेथड में क्या होता है देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्टर्स। जो मैंने आपको अभी बताया, डिफरेंट सेक्टर्स में अपनी इकोनॉमी क्या हो जाती है? डिवाइड। कौन कौन सा सेक्टर है बेटा? एग्रीकल्चर, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, स्मॉल एंटरप्राइजेस, कॉमर्स, ये सब बहुत सारे अलग अलग क्या है ना, सेक्टर्स है। और ये सारे सेक्टर्स में क्या होता है? फाइनल गुड्स बनके जो तैयार होता है, और जो फाइनल गुड्स बनके उसका जो मार्केट वैल्यू होता है वो हम लोग अपने नेशनल इनकम में काउंट कर लेते हैं। मतलब इन शॉर्ट इसमें क्या हो रहा है पता है? इसमें नेशनल इनकम कैसे मालूम पड़ता है? इसमें हम ये नहीं देखते कि लोग कितना कमा रहे हैं या लोग कितना खर्चा कर रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे। हम इसमें ये देख रहे हैं कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, या कितना सर्विसेज कंट्री से प्रोवाइड की जा रही है, और फिर उसका जो भी मार्केट वैल्यू रहेगा टोटल, उसको ऐड कर देंगे और बोल देंगे कि ये अपने देश की क्या है? इनकम है, जितना हम प्रोडक्शन करेंगे। ओके, आई होप आपको यहां तक समझा होगा कि कैसे आउटपुट मेथड में अपन इनकम निकाला जाता है। ठीक है, अब आउटपुट मेथड कैलकुलेट करने के 2 अप्रोचेस है। कितने अप्रोचेस है बच्चों? 2 अप्रोचेस है। ठीक है, यहाँ पे देखो,
While using this method, utmost care must be taken to avoid double counting. To avoid double counting, this method suggests two alternative approaches. इसके दो अप्रोचेस होते हैं, दो में से कोई एक अप्रोच हम यूज कर सकते हैं. ओके, अब ये मेथड को यूज करके आप जीडीपी भी आपको नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा डायरेक्टली जीएनपी. आपको क्या मिल जाएगा बच्चों? आपको डायरेक्टली जीएनपी ही मिल जाएगा. ओके, मतलब डोमेस्टिक के साथ आप दूसरे कंट्री से भी कितना पैसा कमा रहे हो, वो सब कुछ मिला के आपको इसमें क्या मिल जाएगा? जीएनपी मिल जाएगा. ओके, अब ये दो अप्रोचेस क्या क्या है? एक आप देख सकते हो, फाइनल गुड्स अप्रोच. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? फाइनल गुड्स अप्रोच. फाइनल गुड्स अप्रोच को हम बोलते हैं फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच. नाम से ही क्या लग रहा है? नाम से क्या है कि विद इन अ कंट्री फाइनल गुड जो बनके तैयार है, मतलब जैसे ही मेरा शर्ट टोटल मिला के कंट्री में जितने भी बनके तैयार है, या ब्रेड कंट्री में जितना बनके तैयार है, तो जितने भी गुड्स या जितने भी प्रोडक्ट फाइनली बन के तैयार है और उसको मुझे सिर्फ अभी क्या करना है? बेचना है. ठीक है, तो वो प्रोडक्ट का जो भी मार्केट में वैल्यू रहेगा, लेट से फॉर एग्जांपल एक ब्रेड का वैल्यू है 50 रुपीज, लेट से, तो 50 रुपए का एक ब्रेड है. ऐसे करके मैंने लेट से 1000 बनाए हैं ब्रेड. कितने बनाए हैं ब्रेड? तो 1000 इंटू 50, तो उसका जो भी वैल्यू रहेगा, 1000 बनाए हैं, 1000 बेचे नहीं है. हम लोग इसमें ये नहीं देखते कि कितना बेचा है, हम इसमें ये देखते हैं कि कितना बनाया है. तो बना के उसका जो भी है ना मार्केट वैल्यू रहेगा, वो सारे वैल्यू मिला के ये लोग नेशनल इनकम में डाल देते हैं. ठीक है, कौन कौन इसको कैलकुलेट करता है? गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो इसको कैलकुलेट करती है, जिनको हम सीएसओ बोलते हैं. सीएसओ क्या करती है? सीएसओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. ये ऑर्गेनाइजेशन इस इनकम को क्या करती है? कैलकुलेट करती है. यस, अगर सिर्फ आउटपुट मेथड आ रहा है ना, और अगर 4 मार्क के लिए आ रहा है, तो आपको इसको इतना डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करना है. आपको आउटपुट मेथड लिखना है. ठीक है, फाइनल गुड्स का थोड़ा सा मीनिंग लिखना है, वैल्यू एडेड का थोड़ा सा मीनिंग लिखना है बस, और दो प्रिकॉशंस लिख दो, बस हो गया. 4 मार्क के लिए इतना डिटेल में आपको लिखने की जरूरत नहीं है. 8 मार्क के लिए आपको पूरा डिटेल में लिखना पड़ेगा. ठीक है, ओके. आई होप आपको फाइनल गुड्स अप्रोच समझा होगा. फाइनल गुड्स का मतलब होता है जो रेडिली अवेलेबल गुड्स है, जिसको सिर्फ अभी हमें मार्केट में देना है. तो जो भी उसका मार्केट वैल्यू है, उन सब का अपन सम अप करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें देश का जीएनपी मिल जाएगा डायरेक्टली. क्या मिल जाता है? जीएनपी. ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझा होगा. अगर समझ गया है तो एक थम्स अप कि यस, तो मुझे भी समझ जाएगा कि आपको समझ गया है. ठीक है, सो दिस इज योर फाइनल गुड्स अप्रोच, जिसको हम फाइनल प्रोडक्ट अप्रोच बोलते हैं. यहाँ पे इसका मीनिंग है, देखो यहाँ से, कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, तीनों सेक्टर से जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम ऑल द 3 सेक्टर्स, है ना, आर इंक्लूडेड, एंड द वैल्यू ऑफ ऑल, ये वाला देखो लाइन इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि एंड द वैल्यू ऑफ ऑल इंटरमीडिएट ट्रांजैक्शंस आर इग्नोर्ड. इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? अब शर्ट बनाने के लिए मैंने कॉटन यूज किया रहेगा वो शर्ट में, तो कॉटन का वैल्यू मैं अलग से काउंट नहीं करूंगी. कॉटन का वैल्यू ऑलरेडी उस शर्ट में क्या है? इंक्लूडेड है. जब हम अपना मार्केट वैल्यू डिसाइड करते हैं ना, तो मार्केट वैल्यू में अपना कितना कॉस्ट लग रहा है वो सब कुछ हम इंक्लूड करेंगे कि एक शर्ट बनाने का अपना क्या क्या कॉस्ट लग रहा है. तो अपन ने कॉटन यूज किया रहेगा, अपन ने बटन यूज किए रहेंगे, अपन ने मशीन यूज किया रहेगा, वर्कर यूज किया रहेगा, तो वो सब कुछ इंक्लूड करके फाइनल वैल्यू डिसाइड होता है. ठीक है, तो अलग से कॉटन नहीं आएगा, कॉटन के शर्ट के अंदर उतने कॉटन का वैल्यू इंक्लूड हो जाएगा. तो इंटरमीडिएट गुड्स को इग्नोर करना होता है क्योंकि हम फाइनल गुड्स पे ध्यान दे रहे हैं. ओके, डन. तो ये हो गया हमारा फाइनल गुड्स अप्रोच. ज्यादा है नहीं इसमें, टेबल ग्राफ कुछ नहीं है. फाइनल गुड्स अप्रोच एकदम सिंपल होता है. यस, ओनली फाइनल प्रोडक्ट प्राइस. परफेक्ट.
आई होप आपको फाइनल गुड्स अच्छे से समझ गया होगा. यस, ठीक है. इसका आप इधर तक भी लिखोगे तो चलेगा, बाकी नीचे है ना इसके एग्जाम्पल है. तो फाइनल गुड्स अगर आप यहां तक भी लिखते हो सो दैट इज इनफ. ये सिर्फ आपका एक एग्जाम्पल दिया है. देखो, द प्राइस ऑफ ब्रेड इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ. ब्रेड के प्राइस के अंदर व्हीट का प्राइस, आटे का प्राइस, ये सब कुछ इंक्लूडेड रहता है. तो हम व्हीट का और आटे का प्राइस अलग नहीं करते. हम क्या करते हैं, ब्रेड के अंदर ही वो सारा प्राइस इंक्लूड करके ब्रेड का प्राइस आ जाता है 50 रुपए, 40 रुपए, ऐसा. ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्रोच आउटपुट मेथड का, जिसको हम क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स अप्रोच. डन. सबको समझ में आ गया और सबको पता चल गया कितना क्या आंसर लिखना है. ओके, चलो अब हम अपने सेकंड अप्रोच पे आते हैं. सेकंड अप्रोच जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि इसमें हम लोगों को शेड्यूल भी बनाना है, टेबल भी बनाना है इसमें हम लोगों को. सो दिस इज योर सेकंड अप्रोच, जिसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड अप्रोच. क्या बोलोगे आप लोग इसको? वैल्यू एडेड अप्रोच. ठीक है. डबल काउंटिंग को अवॉइड करने के लिए ये वाला अप्रोच यूज किया जाता है. व्हाट इज डबल काउंटिंग? जब एक ही प्रोडक्ट को हम 2 बार इंक्लूड कर देते हैं गलती से. मतलब जब कॉटन का प्रोडक्शन हुआ रहेगा, सो कॉटन का प्राइस तो ऑलरेडी फिर अपन ने नेशनल इनकम में काउंट कर लिया होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जितना कंट्री के अंदर प्रोडक्शन होता है उसके टोटल वैल्यू को हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं. तो कॉटन का प्राइस तो ऑलरेडी इंक्लूडेड ही, ऑलरेडी जीडीपी में अपन ने डाल दिया है ना. तो अब जब मैं शर्ट बनाऊंगी तो वो शर्ट के अंदर वापस से कॉटन इंक्लूड करूंगी, कॉटन का प्राइस इंक्लूड करूंगी. क्या मतलब, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करूंगी, क्योंकि नेशनल इनकम में ऑलरेडी हमने कॉटन का वैल्यू क्या कर दिया है, इंक्लूड कर दिया है ना. सो वैल्यू एडेड हमें क्या करता है ना, एक एक चीज को स्पेसिफिकली बताता है कि शर्ट बनाने के लिए मैंने ये यूज किया, ये यूज किया, ये यूज किया. सबको ऐड करके फिर हमें पता चलता है कि अच्छा, शर्ट बनाने के लिए इतने प्राइस का कॉटन था, इतने प्राइस के बटन्स थे. तो उसको वैल्यू एडेड बोलते हैं. फाइनल गुड्स में हम इंटरमीडिएट इंक्लूड ही नहीं कर रहे, हम डायरेक्टली फाइनल गुड्स ले रहे हैं. लेकिन वैल्यू एडेड में उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज की, वो सब कुछ आएगा. कैसे, वो मैं आपको इस टेबल से बताऊंगी. ये आपका टेबल है वैल्यू एडेड का. ध्यान से समझना ये क्या किया है. ठीक है, बहुत ही इजी टेबल है. इसमें 3 कॉलम्स बनाए हैं. सबसे पहले है प्रोडक्शन स्टेज है, ये इनपुट का, ये आउटपुट का वैल्यू है, ये इनपुट का वैल्यू है, और इसको हम वैल्यू एडेड बोलते हैं. हम समझो बना रहे हैं कॉटन का शर्ट. क्या बना रहे हैं, कॉटन का शर्ट. तो सबसे पहले मुझे क्या लगेगा, कॉटन लगेगा. तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, कॉटन. ठीक है. वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है कि इतने प्राइस पे हमने कॉटन बेचा होगा, या इसका मार्केट वैल्यू है ये. ठीक है. सो कॉटन का मार्केट वैल्यू कितना है, 150. आउटपुट का मतलब होता है फाइनल जो उसका वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है कॉटन का 150. यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं, इनपुट का मतलब होता है कॉटन को बनाने के लिए अपना कितना खर्चा लगा है. तो यहाँ पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि कॉटन को बनाने का हमारा कोई भी खर्चा नहीं लग रहा है, इनपुट 0 है. फार्मर का समझो, फार्मर को गवर्नमेंट ने सब्सिडी सपोर्ट किया, तो फार्मर का कुछ पैसा लगा ही नहीं. ओके, ठीक है. सो कॉटन का आउटपुट कितना है, 150. कॉटन का इनपुट 0 है, लाइक कॉटन बनाने के लिए कुछ खर्चा लगा नहीं, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं. तो वैल्यू एडेड कैसे मिलेगा, आउटपुट में से इनपुट को माइनस करने का. वैल्यू एडेड कैसे मिलेगा, आउटपुट माइनस इनपुट. तो 150 में से 0 गया, आपका आंसर क्या आया, 150. ओके. अब कॉटन बन के तैयार है. अब कॉटन कहाँ जाएगा, यान के लिए. यान का मतलब क्या होता है, जहां पे कॉटन से वो पतले पतले धागे बनते हैं. ठीक है, धागे जैसा जो बनता है, ऊन, ऊन बोलते हैं उसको. ठीक है. तो कॉटन के बाद सेकेंड स्टेज क्या होगा, यानिंग. क्योंकि मुझे कपड़ा बनाना है, शर्ट बनाना है, तो मैं कॉटन का, अगर मुझे शर्ट बनाना है तो कॉटन तो अक्खा होता है, तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐसे धागे बनाने पड़ेंगे. ठीक है. सो कॉटन से क्या हुआ, यान. अभी ध्यान देना, जो 150 कॉटन का आउटपुट था, है ना, वही 150 यान का क्या हो जाएगा, इनपुट, है ना.
क्योंकि यार्न बनाने वाले जो रहेंगे वो लोग तो 150 रुपीज में कॉटन को खरीदेंगे, है ना। तो इनके लिए यही कॉटन क्या हो गया, इनपुट हो गया, है ना। 150 इनके लिए क्या हो गया, इनपुट। अभी इन्होंने यार्निंग किया, धागे वागे बना लिए, अब इन्होंने वही धागे को फिर बेचा। आउटपुट इनका कितना हुआ, अब इन्होंने बेचा लेट से 250 में, ठीक है। तो 250 इनका क्या हुआ, आउटपुट। दोनों को माइनस किया, आपका आंसर आया 100। 250 को 150 से माइनस कर दिया, सामने सामने, ठीक है। अब वो यार्निंग से हम कॉटन का क्या बनाएंगे, कपड़ा, जो प्लेन कपड़ा होता है ना, और वो कपड़े से फिर शर्ट बनाया जाता है। तो अब हम बनाएंगे कॉटन का क्लोथ। अब वापस से जो इस यार्न का आउटपुट था वो इस कॉटन क्लोथ का क्या बन जाएगा, इनपुट। इनके लिए ये 250 क्या हो जाएगा, खर्चा। 250 खर्चा करके कपड़ा बना के इन्होंने कपड़ा बनाया, और अब वो लोग इस कपड़े को बेच रहे हैं 400 रुपए में। कितने रुपए में बेच रहे हैं, 400। अब 400 माइनस 250, आपका वैल्यू एडेड कितना आया, 150। अब फाइनली हमने कपड़े से बना लिया शर्ट, ठीक है। शर्ट हमारा क्या हो गया, फाइनल गुड्स हो गया। अब क्लोथ वाली कंपनी के लिए 400 जो आउटपुट था, शर्ट बनाने वाले कंपनी के लिए वही 400 क्या हो जाएगा, इनपुट। कपड़े को यूज किया, कपड़े को यूज करके शर्ट बना लिया। अब वो शर्ट वो कितने में बेचेगा, 500 में, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट भी देखेगा। तो अब वो शर्ट लास्ट में कितने में बेच रहा है, 500 में बेच रहा है। 500 माइनस 400 कर दो, 100 आपका वैल्यू एडेड हो गया, ठीक है। अब इन सारे वैल्यू एडेड को ऐड करो, 150 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100, आपका आंसर क्या आएगा, 500। टोटल वैल्यू क्या आया, 500 आया। और मार्केट में कॉटन का शर्ट कितने में बिक रहा था, 500 रुपए में, है ना। तो अब इससे क्या समझ में आता है, जब आप फाइनल गुड्स अप्रोच यूज करते हैं तो फाइनल गुड्स में जो शर्ट की फाइनल वैल्यू होगी ये नेशनल इनकम में काउंट होगा। लेकिन जब आप वैल्यू एडेड मेथड यूज करते हैं तो उसमें आप पहले हर एक वैल्यू का आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे। मतलब प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो भी मटेरियल का यूज किया रहेगा उसका आउटपुट माइनस इनपुट करेंगे, उसका टोटल करेंगे, और उसके टोटल जो रहेगा वो कंट्री के नेशनल इनकम में काउंट होगा। इन शॉर्ट समराइज वे में बोलूं तो फाइनल गुड्स में डायरेक्टली फाइनल प्रोडक्ट के मार्केट वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू एडेड में वो प्रोडक्ट को डिटेल में पूरा सेपरेटली वो प्रोडक्ट में क्या क्या यूज किया, उसका आउटपुट कितना है, उसका इनपुट कितना है, दोनों का डिफरेंस निकाला, फिर सबको टोटल करके फाइनली पता चल गया कि ये अपन को नेशनल इनकम में काउंट करना है। ओके, आई होप आपको पूरा समझा होगा कि ये वैल्यू एडेड कैसे किया गया है। अगर समझ गया है तो थम्स अप या ओके समझ गया ऐसे करके कुछ रिप्लाई आप कर सकते हैं, तो मुझे भी समझ जाएगा कि आपको पूरा डिटेलिंग आ गया है। और नीचे ना इन लोगों ने ये टेबल को एक्सप्लेन किया है, ये आप अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। ये जो 500 है ना, ये 500 आपके जीएनपी में चला जाएगा डायरेक्टली, एक शर्ट का 500 ऐसे करके टोटल जितना भी शर्ट बनेगा वो सबका मल्टीप्लाई करके टोटल करना होता है। आपको कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ ये थियोरी को लिखना है, ठीक है। दिस इज योर थियोरी। तो अपना यहाँ पे फर्स्ट मेथड पूरा खत्म होता है। अब बस अपने को इसके प्रिकॉशंस करने हैं, ठीक है, कि ये मेथड अगर अपन यूज कर रहे हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए तो क्या क्या प्रिकॉशंस हमें रखना है। ओके, कभी कभी प्रिकॉशंस ही आपको 4 मार्क के लिए पूछ लेते हैं अग्री और डिसअग्री में, तो आपको बस अग्री डिसअग्री में प्रिकॉशंस के पॉइंट्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये आंसर ऐसे बड़ा है तो ये लोग है ना क्वेश्चन पेपर में आपको पार्ट्स में ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम इस कॉन्सेप्ट के एक लास्ट प्रिकॉशंस कर लेते हैं कि क्या प्रिकॉशंस है इस मेथड को अगर हम फॉलो करते हैं, सो व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू फॉलो, ठीक है। प्रिकॉशंस का मतलब होता है कि जब मैं ये मेथड फॉलो कर रही हूं तो मुझे किस किस चीजों पे ध्यान रखना है ना, कि मुझे इन चीजों का ध्यान रखना है जब मैं कैलकुलेट करूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप जब अकाउंट्स करते हैं
तो अकाउंट्स में आप कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, तो वो रूल्स को फॉलो करते हुए आप अकाउंट्स के क्या करते हैं, सम्स करते हैं, ठीक है। तो वो प्रिकॉशंस होते हैं कि हाँ इधर ऐड करना है, इधर माइनस करना है। वैसे ही इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस लिए जाते हैं जब हम नेशनल इनकम को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ओके, लाइक अ रूल, है ना, कि ये रूल हमें फॉलो करना है। ओके, चलो तो अब हम प्रिकॉशंस पे आते हैं, जो कि आज के लेक्चर का लास्ट पार्ट है, फिर अपन आज के लिए डन करेंगे, ठीक है। सो चलो अब हम इसके प्रिकॉशंस पे आ जाते हैं। यहाँ पे इसके प्रिकॉशंस है, ठीक है। क्या क्या प्रिकॉशंस है देखो, पहला प्रिकॉशंस देखो यहाँ पे क्या लिखा है, टू अवॉइड डबल काउंटिंग ओनली द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। ये तो हमने ऑलरेडी फीचर में लिख दिया था, पढ़ लिया था कि ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू ही हम क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं, ताकि हम डबल काउंटिंग अवॉइड करें। अब वो फाइनल गुड्स कैसे काउंट होता है, तो वो मैंने आपको बताया, वैल्यू एडेड से आपको पता चल जाता है कि कितना कितना क्या प्रोडक्ट का प्राइस है, तो हम लोग फिर उस वैल्यू को वापस से इंक्लूड जीडीपी में नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड रूल क्या है, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर शुड बी एस्टिमेटेड बाय अ गेस वर्क। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखो फार्मर होते हैं ना, फार्मर क्या करते हैं, जब लेट से फॉर एग्जांपल उन्होंने व्हीट ग्रो किया, अब वो व्हीट जो ग्रो किया ना, मतलब आटा जो गेहूं होता है, गेहूं, ठीक है। तो अब जो गेहूं होगा ना, वो पूरा का पूरा मार्केट में नहीं बेचते हैं, कुछ बेचते हैं, कुछ अपने लिए रखते हैं फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब खुद के लिए रखते हैं। तो अब क्वेश्चन अराइजेस कि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रख रहे हैं उसको भी जीडीपी में काउंट करेंगे? यस, उसको भी काउंट करना ही पड़ता है, बिकॉज उसका प्रोडक्शन हुआ है। और मैंने क्या बोला, आउटपुट मेथड में हम ये देखते हैं कि कितना प्रोडक्शन हुआ है, कितना बेचा है और कितना अपन ने खुद के लिए यूज किया है, वो मैटर नहीं करता। तो जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए जब हम यूज करते हैं ना, उसका फिर वैल्यू क्या अपन नेशनल इनकम में लेंगे, तो उसमें अपने को थोड़ा सा गेस वर्क करना पड़ता है, थोड़ा हम लोगों को ऐसे ही अपने अंदाजे से उसके वैल्यू को इंक्लूड करना पड़ता है जितना सेल्फ कंजम्पशन के लिए फार्मर्स ने यूज किया है। ओके, देखो यहाँ पे लिखा है, गुड्स यूज्ड फॉर सेल्फ कंजम्पशन बाय फार्मर्स शुड बी एस्टिमेटेड बाय अ गेस वर्क। ऐसे ही गेस करके, अंदाजा लगा के वो लोग वैल्यू डाल देते हैं। अब क्वेश्चन ये भी आता है कि मैम ये तो एक्यूरेट नहीं होता है, नहीं होता है एक्यूरेट, फिर भी हम करते हैं क्योंकि प्रोडक्शन हुआ है। ओके, ये हो गया हमारा सेकेंड प्रिकॉशन। थर्ड प्रिकॉशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, थर्ड प्रिकॉशन को अच्छे से समझना है अपने को। दिस इज द थर्ड प्रिकॉशन। जब हम जब हम मार्केट वैल्यू पे आते हैं तो उसमें क्या करते हैं अपन, इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं। व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस? जीएसटी, है ना, टैक्स तो भरना पड़ेगा क्योंकि आप जब प्रोडक्शन करोगे, आप जब सप्लाई करोगे तो आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो उस मार्केट वैल्यू में टैक्स का प्राइस भी इंक्लूडेड रहता है। आप कभी भी देखो, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने जाओ, उसमें लिखा हुआ रहता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस, मतलब वो मार्केट प्राइस में टैक्स का वैल्यू क्या किया हुआ है, इंक्लूड। इंक्लूड का मतलब है ऐड किया हुआ है, और सब्सिडीज क्या किए हुए हैं, माइनस किया हुआ है। कभी मेडिकल शॉप में जाओ मेडिसिन लेने के लिए, मेडिसिन का जो भी मार्केट वैल्यू लिखा हुआ रहता है तो आप उनसे डिस्काउंट मांगते हो, क्योंकि गवर्नमेंट है ना, ये मेडिसिन पे क्या देता है, सब्सिडीज देता है। तो उसमें क्या होता है, आपको मेडिसिन एक डिस्काउंट रेट पे मिलता है, ठीक है। तो जब गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है तो आप वो प्रोडक्ट के मार्केट प्राइस से वो सब्सिडी को माइनस कर देते हो और टैक्सेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो याद रखना, मार्केट वैल्यू पे आने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस को आपको ऐड करना है और सब्सिडीज को आपको माइनस करना है, ताकि आपको एक एक्यूरेट मार्केट प्राइस मिले। आई होप आपको समझ रहा है कि क्या क्या प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रिकॉशन है यहाँ पे कि while evaluating output, changes in the price level between different years must be taken into account. अब जब हम आउटपुट कैलकुलेट करते हैं, लेट से मैं ये साल बैग बना रही हूँ, लास्ट ईयर भी मैं बैग बना रही थी, बट लास्ट ईयर बैग का प्राइस कुछ और था और ये साल बैग का प्राइस कुछ और है, या फिर लेट से 4 साल पहले बैग का प्राइस था 1000 रुपए,
आज बैग का प्राइस है 2,000 रुपए, 4 साल के बाद प्राइस में चेंजेस आया ना, तो वो आपको चेंजेस भी देखना पड़ता है। अब वो चेंजेस कैसे देखोगे? इंडेक्स नंबर से। मैंने जो इसके पहले आपको इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन बताया था, तो वो इंडेक्स नंबर से गवर्नमेंट पता लगाती है कि कितना प्राइस में चेंजेस आया है, मतलब कितना महंगाई हुई है या सस्ता हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट प्रिकॉशन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट शुड बी एडेड एंड वैल्यू ऑफ इंपोर्ट शुड डिडक्टेड। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, x माइनस एम करते हम लोग इसमें। x माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट करके जो वैल्यू है उसको हम ऐड करेंगे, इंपोर्ट का जो वैल्यू है वो हम माइनस करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, मैंने ये भी आपको बताया था। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए हम डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? माइनस। तो ये वही पॉइंट लिखा है कि डेप्रिसिएशन शुड बी डिडक्टेड। ओके, 7 पॉइंट क्या लिखा है? सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स शुड बी इग्नोर्ड। मतलब अगर आप मार्केट से कोई सेकेंड हैंड प्रोडक्ट बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं, वो सेकेंड हैंड प्रोडक्ट का वैल्यू कंट्री के नेशनल इनकम में काउंट नहीं होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है, लेट से फॉर एग्जांपल जब कंट्री में फर्स्ट टाइम फोन बना होगा, फर्स्ट टाइम एज इन लेट से फॉर एग्जांपल एक सैमसंग का फोन कंट्री में बन रहा है, एग्जांपल। ठीक है, तो जब वो कंट्री में सैमसंग का फोन बन रहा होगा, तो वो फोन का वैल्यू ऑलरेडी इनकम में काउंट हो चुका है, ऑलरेडी काउंट हो चुका है। ठीक है, अब जब वही सैमसंग का फोन सेकेंड हैंड बन जाता है, तो आप सेकेंड हैंड का प्राइस थोड़ी वापस से इंक्लूड करोगे, क्योंकि वो फोन का प्राइस तो ऑलरेडी हमने इंक्लूड कर दिया है। सो वो तो फिर डबल काउंटिंग हो जाएगा कि आप एक ही फोन 2 बार कैलकुलेट कर रहे हो। इसके लिए सेकेंड हैंड गुड्स एंड सर्विसेज का वैल्यू नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। ओके, डन। ठीक है, यस, एड इन फाइनल वैल्यू की बात हो रही है यहाँ पे, परफेक्ट। सो ये आपके कुछ 7 प्रिकॉशंस हैं। ओके, अगर अभी आपको क्वेश्चन होगा मैम कितने प्रिकॉशंस लिखे, अगर आपको समझो पूरा 8 मार्क के आंसर में आता है ये वाला, तो आपको कोई 4 या 5 प्रिकॉशंस ही लिखने हैं, ज्यादा नहीं लिखना है। ओके, लेकिन अगर आपको प्रिकॉशंस अलग से ही 4 मार्क के लिए आ रहा है, तो 5 पॉइंट, मतलब आप प्रिकॉशंस के मैक्स टू मैक्स 5 पॉइंट पढ़ लेना। 5 पॉइंट इज इनफ, 5 पॉइंट से ज्यादा मत पढ़ना। कितना पढ़ना है प्रिकॉशंस का बच्चों? 5 पॉइंट्स आर इनफ। तो जो 5 पॉइंट्स आपको इजी लग रहा है वो आप रेफर कर सकते हैं। ठीक है, अब आउटपुट मेथड कौन से कंट्री में फॉलो किया जाता है? आउटपुट मेथड मेजरली अंडर डेवलप्ड कंट्री में किया जाता है। देखो, इज वाइडली यूज्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्री। डेवलपिंग कंट्री में मेजरली इनकम मेथड फॉलो किया जाता है, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी कि इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है। ओके, सो ये हमारा आज हमने 2 कॉन्सेप्ट सीखे बच्चों। एक हमने सीखा कॉन्सेप्ट्स क्या होता है नेशनल इनकम का, और दूसरा हमने सीखा मेथड्स। मेथड्स का हमने एक मेथड आज कंप्लीट किया है, उसको हम आउटपुट मेथड बोलते हैं। आज के आज ही लेक्चर के बाद ये आउटपुट मेथड पूरा पढ़ के खत्म करो। ठीक है, आउटपुट मेथड में जो 2 अप्रोचेस है, फाइनल गुड्स और दूसरा वैल्यू एडेड, वो दोनों अप्रोच पढ़ के याद करके प्रिकॉशंस करके खत्म करो। बाकी के 2 मेथड्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिखाऊंगी, और एक जो लास्ट आंसर है अपने प्रिकॉशंस का, वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट सेशन में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज का आपको पूरा लेक्चर समझा होगा। अगर आपको समझा है तो थम्स अप, वीडियो को लाइक करना। ओके, कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।